Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ कॉमन रिएक्शंस देखी थी। आज हम लेक्चर में एल्डिहाइड व कीटोन्स की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, जो कि जनरली नेम रिएक्शंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टडी करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो स्पेसिफिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन और दूसरा है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें से मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुना होगा, ये क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कार्बोनिल कंपाउंड्स की सबसे कॉमन नेम रिएक्शंस में शामिल होती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं ये दोनों ही। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर वगैरह निकल जाते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है और साथ ही कुछ चीज निकल जाती है। जनरली कंडेंसेशन में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन से प्रोडक्ट मिलता है, एक्चुअली में जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसे बेंजोइन कहते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है वो बेंजोइन होता है। बेंजोइन मतलब इसमें अल्फा बीटा मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो गया। इस बेंजोइन के ऑक्सीडेशन से बेंजिल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको एक बात तो ये समझ में आई कि इस कंडेंसेशन का नाम बेंजोइन कंडेंसेशन इसके प्रोडक्ट के आधार पे रखा गया। अब बात आती है कि ये कौन इस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, विशिष्टतः एरोमेटिक एल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देते हैं, ना तो कीटोन देते हैं ना एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो दूसरी बात जो आपको क्लियर समझ में आई वो ये कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, पर होती किसकी प्रेजेंस में है? पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहली विलियन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो आपको ये समझ में आई कि जो मीडियम है वो क्या है? पोटेशियम साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो ये तो चीज़ हो गई। अब जब हम पोटेशियम साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले ले और एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ले, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को जो है वो बेंजोइन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम बेंजोइन कंडेंसेशन पड़ा। इस अभिक्रिया को एसिलोइन कंडेंसेशन भी कहा जा सकता है। अब बेंजोइन कंडेंसेशन, अब आप देखिए, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, आपका प्रोडक्ट मिला बेंजोइन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूंगी तो जो OH है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजील फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी जनरल रिएक्शन कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले क्या होगा कि जो एक बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उस पर साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, इस पर साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। अब देखिए, साइनाइड लेने के फ़ायदे कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एक चीज़ तो यहाँ पे अभी पता चल गई। तो एक फ़ायदा तो हमें ये पता चल गया कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब दूसरी बात ये है कि जिस कार्बन से जो O माइनस है, जिस कार्बन से O माइनस जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो उसका हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो H+ के रूप में निकला और इस O- से जुड़ गया। तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो Cn का दूसरा जो काम है वो ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है और ये आराम से H+ बन के निकल जाता है। तो पहला जो जो काम आ रहा था वो ये था कि जो साइनाइड है वो क्या होता है,
बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। जो दूसरा यूज़ आता है वो ये होता है कि ये H+ की न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो एसिडिटी को बढ़ा देता है और इस वजह से क्या होता है, ये आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाता है। और ये हमारा जो बना, आप देखिए बच्चों, ये जो बना वो क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा तो जो इसका ये हो गया कि अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण ये H को H+ में निकालने में सहायता करता है। और तीसरा जो इसका यूज़ है, आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये स्टेबलाइज करने का भी काम करेगा रेजोनेंस के द्वारा। इस तरह से रेजोनेंस होगा। तो जो KCl लेने के जो 3 फायदे हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट फायदा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड, ये H को आसानी से H+ के फॉर्म में निकाल देता है। थर्ड, जो न्यूक्लियोफाइल बनता है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि KCl ही क्यों लिया जाता है। तो ये KCl के जो 3 फायदे हैं वो आपको पता होने चाहिए बच्चों। अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे जो मॉलिक्यूल है, आप देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का। तो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक नेम रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई और आपका ये बन गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि किस OH की एसिडिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जो CN जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस OH का H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो CN है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इसलिए इस ऑक्सीजन से H निकल के इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और आपको ये आके जुड़ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगी स्ट्रक्चर। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस कार्बन से साइनाइड जुड़ा हुआ है उस OH की एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो साइनाइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण -I इफेक्ट शो करता है। आपको ये स्ट्रक्चर हो गई। और दूसरा, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और जो साइनाइड है वो निकल जाएगा और आपको ये बेंजोइन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि जो KCN है वो क्यों लिया जाता है, उसके मैंने 3 कारण बताए। दूसरा ये है कि क्यों है ना हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, या मैं कहूँ प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ हो गई। और कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व है और किस तरह के यौगिक ये रिएक्शन देते हैं, तो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड ही ये प्रोडक्ट देते हैं और बेंजोइन जो बनता है, ठीक है, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको बेंजिल भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हो गई बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। पहली बात तो ये रिएक्शन किस किस की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट एसिड और बेस, इन दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो पहली चीज़ हो गई डाइल्यूट एसिड या बेस, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, ये कौन देता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन दे सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बच्चों हमने ये तो बात की कि ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं, पर बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन जब ये रिएक्शन दे रहे होते हैं तो उनके अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। अब देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। इस अभिक्रिया में एक कार्बन अणु का दूसरा अणु में इस प्रकार योग होता है। आपको ये तो पता है कि ये एडिशन रिएक्शन होता है कि एक अणु का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे अणु के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, जबकि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। बच्चों लैंग्वेज में ये रिएक्शन टफ लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन हम इसको अभी देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन बहुत ही इजी लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल लिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है, ये हो गया बेस। अब एक मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस में H+ देकर क्या बना लेता है, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेता है।
तो ये H कौन ले जाएगा, बेस यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर ये इस पे अटैक करेगा और आपका फाइनल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारएल्डिहाइड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आप देखिए कि रिएक्शन में मैं मैकेनिज्म को थोड़ी डिटेल में भी डिस्कस करूँगी। अभी आप देखिए कि बस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारएल्डिहाइड मिला। 2 कार्बन इसके पास थे, 2 कार्बन इसके पास थे, प्रोडक्ट में आ गए 4 कार्बन, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन हो गई। आपकी ये अल्फा पोजीशन होती है और ये बीटा पोजीशन होती है, तो इसे मैं कह सकती हूँ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारएल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारएल्डिहाइड को एल्डोल कहा जाता है। एल्डोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तरीके से अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो इसे एल्डोल कहा गया है, और यही कारण है कि इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहा गया। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँगी। इसके अलावा मैकेनिज्म की बात करने से पहले एक कीटोन का एग्जांपल देख लेते हैं। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ और 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा परमाणु नहीं होता वो सामान्यतः एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, तो अल्फा परमाणु प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखिए, आपको मैकेनिज्म देख के पता चलेगा कि ये रिएक्शन कितनी इजी है। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या कीटोन मॉलिक्यूल जिनमें कि अल्फा H प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है और कार्ब एनायन बनता है। तो जो फर्स्ट स्टेप हो रही है वो एसिड बेस रिएक्शन होकर कार्ब एनायन बनता है, और ये कार्ब एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है क्योंकि इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये सेकंड स्टेप में आप देखिए कि कार्ब एनायन किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, आपका ये बन जाएगा, और फिर इसका हाइड्रेशन वो प्रोटोनेशन होके एल्डोल फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ये आपका ये मिला और इसका हाइड्रेशन होके एल्डोल आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है एसिड बेस रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल विच जनरेट इन फर्स्ट स्टेप अटैक ऑन अदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड देन फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट फाइनली बाय द प्रोटोनेशन। तो ये 3 स्टेप आपको समझ में आई कि इस तरह से रिएक्शन हो रही है। अब कई बार क्या होता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बीटा वो एल्डोल नहीं मिलता है। होता क्या है कि ये एल्डोल होता है, उसको अगर हम गर्म कर दें तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में बन जाता है। तो आपने देखा ये एल्डोल है, अगर मैंने इसको गर्म कर दिया, एसिड बेस कंडीशन तो हमारी ऑलरेडी है, डाइल्यूट एसिड बेस कंडीशन, तो आपने देखा कि इसका H और उसका OH निकल के -H2O कर लेते हैं, मतलब H2O निकल जाता है और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कहा, ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्डोल ना मिलकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही मिलता है। ये जो स्टेप होती है ये डिहाइड्रेशन स्टेप होती है, जिसमें अल्फा बीटा पोजीशन पे उपस्थित OH और H निकलकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करते हैं। तो कई बार रिएक्शन के पश्चात डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही मिलता है, एल्डोल नहीं मिलता है। तो बच्चों ये तो थी एल्डोल रिएक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आपने देखा कि मैकेनिज्म समझने के बाद ये रिएक्शन कितनी ही इजी लग रही है। अब बात ये आती है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक कंपटीशन एग्जाम इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कि ये रिएक्शन डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में ही क्यों कराई जाती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की प्रेजेंस में करा दी जाएगी तो क्या होगा। तो बच्चों होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन है ना 2 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन के बाद नहीं रुकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एल्डोल में एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बच रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन आप कंडीशन आप ले लेंगे तो रिएक्शन होती जाएगी, एल्डोल जो बना उस पर फिर एक मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। तो हमें है ना इस जो रिएक्शन होती है वो 2 मॉलिक्यूल के एडिशन पे नहीं रुकती है, 2 से
से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, पॉलीमर या रेजिनस जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कंडीशन ले लेंगे तो क्या होगा, तो आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कंडीशन में रिएक्शन दो मॉलिक्यूल के एडिशन पे नहीं रुकती है, बार बार होती जाती है और इससे हमें रेजिनस प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, अब आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। भाई अभी तक तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा, अब ये क्या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। बच्चों ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा था कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल या तो दो एल्डिहाइड का एडिशन हुआ, दो एसीटोन का एडिशन हुआ, लेकिन यदि एक एल्डिहाइड या कीटोन का एडिशन एक साथ करवा दे, या एल्डिहाइड भी अलग अलग तरीके के हों या कीटोन भी अलग अलग तरीके के हों, तो इन सभी कंडीशंस में होने वाली जो एल्डोल रिएक्शंस होती हैं उसे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि भिन्न भिन्न कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये रिएक्शन अगर होती है, उनके बीच में ये एडिशन रिएक्शन होती है, तो उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। इस कंडेंसेशन को होने के लिए जो ज़रूरी कंडीशन ये होती है वो ये होती है कि कम से कम एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आपको अल्फा हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस आई बच्चों समझ में कि क्या थी? आपने मैकेनिज्म को एक बार रिकॉल करो। फर्स्ट स्टेप होती है एसिड बेस रिएक्शन। OH जो है OH माइनस जो बेस होता है वो अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों ज़रूरी है? जिससे कि जो फर्स्ट स्टेप में होने वाली एसिड बेस रिएक्शन की जो प्रोसीजर है वो हो सके और न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो सके। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि कम से कम एक कार्बोनिल कंपाउंड के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करता है, वही एसिड बेस रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप में हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो अब हमने देखा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम कह सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कई प्रकार का हो सकता है। दो समान या असमान एल्डिहाइड के बीच में हो सकता है, दो समान या असमान कीटोन के बीच में हो सकता है, एक एल्डिहाइड व कीटोन के बीच में हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड का भी कंडेंसेशन हो सकता है। अगर हमने दो असमान एल्डिहाइड ले लिए तो रिएक्शन क्या होगी, कितने तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे आप वो देखें। अगर हमने दो असमान एल्डिहाइड ले लिए तो 4 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अगर हम दो असमान एल्डिहाइड ले लिए तो हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आपकी रिएक्शन कोई यूज़फुल नहीं रही, क्योंकि 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो कम यील्ड में मिलेगा, तो ये रिएक्शन यूज़लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक वो ले लें, कैटलिस्ट ले लें, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपिएनएल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराई तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल मिला। एसिटाल्डिहाइड और प्रोपिएनएल्डिहाइड की रिएक्शन कराई तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल मिला। अब बात ये आती है कि यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट क्यों मिला, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी आपको मैकेनिज्म से, अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई है तो आप खुद ही इस बात का जवाब दे पाएंगे। बच्चों अब आप इसको अच्छे से समझिए कि कौन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि एक मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब आपके पास देखिए एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, एक ये। अगर बेस के पास ऑप्शन है तो वो कौन से H को एब्स्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा, तो बच्चों वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि अगर मैं इस H को भी एक ऑप्शन लेके चलूँ तो इसकी एसिडिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप प्लस I ग्रुप होता है, ये एडजेसेंट कार्बन के प्रोटॉन की एसिडिटी को कम कर देता है। तो ये जो है एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा। अब इसको आप न्यूक्लियोफाइल बनाइए और फाइनल प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपको 2 एल्डिहाइड दे रखे हैं और आपको एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट दे रखा है और आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले उस एल्डिहाइड को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करो जिसका जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिए
कि कौन वो करेगा, किसके अल्फा हाइड्रोजन की वो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बच्चों इस एग्जाम्पल में कुछ गलती है, तो इस एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोपियोनिल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों ही एक एग्जाम्पल है। आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एसिटाल्डिहाइड है वही न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करेगा। तो बच्चों ये तो एग्जाम्पल हो गया, दो एल्डिहाइड ही दे रखे हों। तो बच्चों अगर आप है ना अपनी कॉपी में बनाओ, अगर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड दे रखा है तो किस तरह से रिएक्शन होगी। तो बच्चों अगर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड दे रखा है तो जो कीटोन है उसको आप न्यूक्लियोफाइल बनाओगे, और जो एल्डिहाइड है उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं वो बेटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड्स की कीटोन से ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी में आपने देखा भी था। तो अगर आपको एक एल्डिहाइड और अगर एक कीटोन दे दिया जाए तो आप कीटोन को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, और जो एल्डिहाइड है उस पर उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब हम कुछ रिएक्शंस हैं जो देखते हैं, जो कि काफ़ी फेमस रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ड्राई HCl की प्रेजेंस में एसीटोन कंडेंस होके पहले तो मेसिटिल ऑक्साइड बनाता है। तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में एसीटोन कंडेंस होके पहले निर्जलीय उत्पाद मेसिटिल ऑक्साइड और फिर फोरोन बनाता है। आप देखिए दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ तब मेसिटिल ऑक्साइड बना, और इस मेसिटिल ऑक्साइड पर जब तीसरे मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ तो फोरोन का निर्माण होता है। तो बच्चों ये रिएक्शन भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, आप करके देखिए आपसे हो जाएगी। तो इस तरह से तीन मॉलिक्यूल्स अगर कंडेंस होते हैं तो फोरोन का निर्माण होता है। आप इसकी मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले एसीटोन का एक मॉलिक्यूल उस पर H+ जुड़ा और उसने कार्ब कैटायन का निर्माण किया, ठीक है। अब ये जो कार्ब कैटायन है ये तो वो हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये जो कार्ब कैटायन बना ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल जो कीटो फॉर्म में है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। अब जो इनॉल बनाया था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो कार्ब कैटायन बना उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और आपका मेसिटिल ऑक्साइड बन जाएगा H2O डिहाइड्रेशन होके। मैंने बोला था कि कई बार डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही लास्ट प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट बना, और एल्डोल प्रोडक्ट के डिहाइड्रेशन से मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण हुआ। आप इसको एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले एसीटोन पे H+ का अटैक हुआ, कार्ब कैटायन बना, इसको तो आप सबस्ट्रेट रख लीजिए। ये तो हो गया आपका सबस्ट्रेट या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है वो इनॉल बना के न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे कराना है हमें, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो आप ये देखिए कि ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हुआ और आपका ये प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट से ये जो आपका प्रोडक्ट मिला इससे आपने -H2O करवाया और मेसिटिल ऑक्साइड मिला। मेसिटिल ऑक्साइड की समझ में आ गई। अब इसी पे अगर तीसरे मॉलिक्यूल का अटैक करवा देंगे तो आपको फोरोन मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर साइक्लिक मेसिटिलीन का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से ही फ़र्क पड़ गया कितना। अगर आप HCl ड्राई HCl की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन कराते हैं तो आपका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो फोरोन होगा, और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 3 एसीटोन मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन कराते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट मेसिटिलीन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। जब एल्डिहाइड व कीटोन का कंडेंसेशन कराया जाता है तो कीटोन अणु का अल्फा परमाणु संघनन में भाग लेता है, मतलब जो कीटोन मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करेगा और जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट का काम करेगा। और इस तरह से आप देखिए कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है और 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी थी कि जब
एसीटोन मतलब कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो कौन न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करता है और कौन सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन देख लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड एक अपवाद है जिसमें ये बच्चों इसको यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन ही अपने आप में एक अलग नेम रिएक्शन होती है जिसे कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की हैं वो पढ़ी, बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। जो बेंजोइन कंडेंसेशन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है, केवल वही वो रिएक्शंस देती है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन है वो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो दोनों ही ये रिएक्शंस दे सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए, जिससे कि जो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में होने वाली एसिड बेस रिएक्शन हो सके। तो स्टूडेंट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि कंपटीशंस में काफ़ी पूछी जाती है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।